Hello students, today we are going to start a new topic, how do we breathe? But before that, let's see what we have studied earlier in this chapter. We have discussed important topics like respiration, breathing, cellular respiration, aerobic and anaerobic respiration, cause of muscle cramp, and how will we get relief from muscle cramp, breathing rate. Let's revise that once again. What is respiration? Respiration is the breaking down of food to release energy. And two main processes involved in the process of respiration are breathing and cellular respiration. And what is breathing? Breathing is the process of taking air rich in oxygen and give out air रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है. ब्रीदिंग में क्या होता है, हम एयर इनहेल करते हैं जो ऑक्सीजन रिच रहता है और एक्सहेल करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है. और द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इन द सेल्स ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर to release its end product is water and carbon dioxide and energy. ठीक है, क्या है सेल्युलर रेस्पिरेशन? सेल्युलर रेस्पिरेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. ठीक है, सेल के अंदर होता है ये. एंड देन हमने इसके बाद क्या पढ़ा? हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था, वेट अ मिनट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो हाउ विल वी डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड like glucose in the presence of oxygen to release a large amount of energy is called aerobic respiration. और ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये सब एरोबिकली रिस्पायर करते हैं. और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है. और एनर्जी भी रिलीज होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है. तो रिएक्शन तो मैंने आपको बताया ही था, ये दो रिएक्शन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. दिस वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, याद रखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए. एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी डेफिनेशन है उसमें आप ये लिखिए. और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये है एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन. इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ये ईस्ट और बैक्टीरिया में भी होता है ये. ठीक है, इसमें और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. बाई प्रोडक्ट आप देखिए क्या है इसके, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो ये ईस्ट इसका एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है. और ये ह्यूमन बींग में भी होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, पर ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. जैसे कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वो बहुत ही विग्रस फिजिकल एक्टिविटी है तो वहाँ पे मसल सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और एनर्जी जो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, और वहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आप देखिए रिएक्शन लैक्टिक एसिड, ये मसल सेल्स में क्या होता है, इन मसल, वेट अ मिनट, क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ इन द मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये इसे आप याद रखिए। और इससे मसल क्रैम्प होता है, और इससे रिलीफ पाने के लिए हमें हॉट वाटर बाथ लेना पड़ता है या मसाज करना पड़ता है। तब क्या होगा, ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ेगा, और फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा। ऑक्सीजन तो ब्लड के थ्रू ही पहुँचेगा ना वहाँ, फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड है, इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और हमें या जिन्हें मसल क्रैम्प हुआ है उन्हें मसल क्रैम्प से रिलीफ पहुँचेगा हॉट वाटर बाथ से या मसाज से। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ब्रीदिंग रेट। व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? Look here, the number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate. This one is also very important. ब्रीदिंग रेट, एक मिनट में हम जितने बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ठीक है, और ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 15 to 18 टाइम्स होता है इन अ मिनट। लुक हियर, और जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज भी कर सकता है। जैसे ये 25 टाइम्स पर मिनट हो जा रहा है एक्सरसाइज करने से। और जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रीदिंग रेट भी काफ़ी हाई होता है, 25 to 26 टाइम इन अ मिनट होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट, और ये कितना होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब वो कैसे चेंज करता है। यानी कि ये एक्टिविटी टू एक्टिविटी ये वेरी करता है ब्रीदिंग रेट। आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। Before starting this topic, let's know about the organs involved in the process of respiration. The organs involved in the process of respiration are nostril, nasal passage or nasal cavity, then pharynx. This one is pharynx. It is a common passage for food and air. Then here is voice box, which is called larynx, which is also called voice box. ठीक है, larynx को voice box भी कहते हैं. Then trachea is also called windpipe. वन मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्रैकिया को और क्या कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है विंड पाइप के बाद ब्रोंकस. ठीक है, विंड पाइप जो है लंग्स में एंटर होता है, ब्रोंकस के थ्रू एंटर होता है. ठीक है, दोनों साइड में डिवाइड होता है और लंग्स में एंटर होता है ब्रोंकस. ओके, and inside the lungs each bronchus is further divided into large number of small tubes called bronchioles. These branch tubes like structure are called bronchioles. ठीक है, ये bronchioles है, bronchioles. And at the end of each bronchioles tiny sac-like structure are present which is called alveoli. सारे bronchioles के एंड पे टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ग्रेप्स के बंच की तरह दिखते हैं. ओके, इन्हें हम alveoli कहते हैं, alveoli. ओके, और ये alveoli जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है. ओके, और ये ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई को
सराउंड करके रखते हैं, और वहाँ पे ब्लड कैपिलरी में और एल्विलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है हमारा जो लंग्स है, कहाँ सिचुएटेड है? लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ये जो रिब केज है इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड है। कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 12 पेयर्स ऑफ रिब, और ये रिब केज के अंदर हमारा लंग्स जो है प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड rib cage, and this is diaphragm. It is a muscular sheet and form the floor of the chest cavity. ये मस्कुलर होता है, डायफ्रैगम जो होता है मस्कुलर सीट होता है, और ये रिब केज और डायफ्रैगम के मूवमेंट से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रैगम एंड रिब केज इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद है, तो हमने पढ़ लिया है हमारा लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में है, जो कि रिब केज से प्रोटेक्टेड है, और रिब केज का मूवमेंट और डायफ्रैगम का मूवमेंट से हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, हम एल्विलाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब एल्विलाई में ऑक्सीजन नॉस्ट्रल से होते हुए, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स से होते हुए ऑक्सीजन जब एल्विलाई तक पहुंचता है, तो एल्विलाई में क्या होता है? ये हमारा एल्विलाई है। ओके, एल्विलाई है। एल्विलाई जो होता है ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है। ओके, मैंने एक ब्लड कैपिलरी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन एंटर हुआ, और यहाँ पे ये थिन मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल एल्विलाई का सिंगल थिन मेम्ब्रेन होता है, और ये ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो जाता है। डिफ्यूजन मतलब जब कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी ज़्यादा है तो, और ब्लड में कम है। ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन से, सॉरी, एल्विलाई से ब्लड एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर। और ब्लड में क्या होता है? ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन जो एल्विलाई से ब्लड में एंटर हुआ है वो आरबीसी के ऊपर जो हेमोग्लोबिन है, आरबीसी के ऊपर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, हमारा ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाएगा। ओके, HbO2 फॉर्म करेगा हेमोग्लोबिन, तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो गया हमारा ब्लड। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कंबाइंड हो गया, और ये हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा, और ऑर्गन से वो टिश्यूज में जाएंगे, टिश्यूज से फिर सेल्स में पहुंच जाएगा ऑक्सीजन। और सेल्स के अंदर क्या ऑक्सीजन पहुंचकर क्या करेगा? वहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल्स के अंदर, फिर क्या रिलीज होगा? एंड प्रोडक्ट क्या था एरोबिक रेस्पिरेशन का? यहाँ पे सेल में ऑक्सीजन के एंट्री के बाद जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगा। ओके, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होगा। देखिए यहाँ हेमोग्लोबिन से कंबाइंड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के पास भी तो कैपिलरीज वहाँ से गुजरेंगे, ऑर्गन्स के पास से। ठीक है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, जो वापस एल्विलाई के पास जो कैपिलरीज है उसमें वो हेमोग्लोबिन जो कि कार्बन ऑक्साइड को कैरी किए हुए जब पहुँचेगा
तो यहाँ पहुँचकर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वुलाई के अंदर कम है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वुलाई। ठीक है, CO2 एल्वुलाई के अंदर डिफ्यूज होकर आ जाएगा हेमोग्लोबिन से, और यहाँ से एल्वुलाई से वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, देन लैरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए नेजल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एयर में आ जाएगा। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। Okay, we start from here. Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. The cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular set called diaphragm form the floor of the chest cavity. ये सब तो हमने पढ़ लिया. The breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. तो हम breathe करते हैं तो diaphragm और rib cage का movement होता है. During inhalation, यहाँ से हम mechanism of breathing पढ़ेंगे. क्या है? During inhalation, ribs move up and outward and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs gets filled with air. And during exhalation, ribs moves down and inward, while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. This movement in our body can be felt easily. तो ये movement जो है कैसे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो रहा है, उसमें रिब्स का और डायफ्राग्म का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, ये हम फिगर के हेल्प से देखेंगे. तो ये देखिए, ये है फिगर. यहाँ क्या हो रहा है, क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो चेस्ट जो है वो एक्सपैंड करता है और कंप्रेस करता है. आप फील करते होगे जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय हमारा चेस्ट जो है आउटवर्ड और ऐसा लगता है एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, तो इस समय क्या होता है, इनहेलेशन के समय रिब्स जो है आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करता है. ये देखिए, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है और डायफ्राग्म जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है. तो इससे जो स्पेस रहता है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है, और जब स्पेस इंक्रीज होगा तो एयर जो है अंदर की तरफ मूव करेगा और इससे हमारा लंग्स जो है फुल हो जाता है एयर से. ठीक है, लंग्स गेट इन्फ्लेटेड. ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राग्म नीचे की तरफ मूव करता है, इससे तभी तो यहाँ पे स्पेस इंक्रीज करेगा और एयर जो है अंदर की तरफ मूव करेगा. और पर जब हम एक्सहेल करते हैं, व्हाट हैपन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आवर रिब्स मूव्स डाउनवर्ड. आप फील करके देखो, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका चेस्ट जो है वो कंप्रेस हो रहा है. तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आवर रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इनवर्ड मूव करता है हमारा रिब्स. और डायफ्राग्म जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है.
ठीक है, फॉर्मर पोजीशन पे आ जाता है, जिससे जो चेस्ट कैविटी का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड इससे इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये इनवर्ड मूव कर रहा है, रिब्स जो है इनवर्ड मूव कर रहा है, और डायफ्रैगम जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन फॉर्मर पोजीशन पे आ रहा है। और फिर जो लंग्स जो एयर से फील हो चुका था इनहेलेशन से, वो अब एयर को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, एयर फोर्स्ड आउट, बाहर की तरफ चला गया, है ना। जब लंग्स का साइज सॉरी जब चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो रहा है तो बाहर की तरफ एयर मूव करेगा, लंग्स से बाहर की तरफ पुश हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ओके। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमने पढ़ लिया। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन फेल्ट इजली, ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। आप जब इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो आप अपना पाम अपने एब्डोमेन पे रख के देखिए, आपको ये मूवमेंट फील होगा, ठीक है। या आपका चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट जो है एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कैसा मूवमेंट हो रहा है, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो कैसा मूवमेंट हो रहा है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she or he could expand it maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? तो ये एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन है चेस्ट एक्सपेंशन का, कौन ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है अपने चेस्ट को, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। Smoking is responsible for most cases of lung cancer, but other than that, smoking can cause a number of lung diseases, including COPD. COPD, chronic obstructive COP, pulmonary diseases. Okay, and COPD include group of lung diseases, and emphysema and chronic bronchitis are some of them. In emphysema, the size of the alveoli increases, and its symptoms include shortness of breath. And emphysema symptoms include shortness of breath, and wheezing sound, okay, wheezing sound at the time of breathing. Wheezing sound at the time of breathing. ये क्या हाई पिच्ड विशल साउंड होता है, ओके। और जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सीलिया जो एयरवेज में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड दैट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ लंग्स टू फाइट इन्फेक्शन. Cilia present in airways get destroyed and it impairs the lungs' ability to fight infection. Okay. Infection. Right here, I'm writing here.
तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइशेमा कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, COPD के. Okay, now let's see next topic. Okay, what is written here? The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. तो ये जो unwanted particles हैं जैसे smoke, dust, pollen grains, जब हम इनहेल करते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल जो है हमारे नोज़ में जो हेयर रहते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जो कि इन फॉरेन पार्टिकल्स को हमें इनहेल करने से रोकते हैं. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. Okay, some टाइम क्या होता है कि ये पार्टिकल्स को हम इनहेल कर लेते हैं. दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज. ठीक है, जब इनहेल कर लेते तो हमें स्नीजिंग होती है और हम उसे फिर स्नीजिंग के थ्रू एक्सपेल कर देते हैं. वी एक्सपेल आउट फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम the inhaled air, and dust-free clean air enters our body. Take care. When we sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. तो जब स्नेज करते तो हमें अपना नोज़ कवर कर लेना चाहिए, नोज़ और माउथ, ताकि जो हम एक्सपेल करें स्नेजिंग के थ्रू वो दूसरे कोई और जो हमारे सामने है वो उसे इनहेल ना कर ले. ओके,